नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है राजनेताओं के भाषाई चरित्र का, विशेषकर जो पार्टियों को नेता और प्रवक्ता हैं उनके बारे में कि हमारे ये जो प्रवक्ता हैं, ये नेता हैं, कितने ज्ञानी हैं और इनके विचारों से देश को कितना लाभ होता है, कितना देश को आगे ले जाने में और देश की उन्नति में ये अपनी भूमिका निभाते हैं। मैं पहले नंबर पर लेता हूं बहुत विद्वान ज्ञानी, जिन्हें दर्शन से लेके दुनिया का, धर्म से लेके समाज का, शिक्षा से लेके साहित्य का, कला से लेके विज्ञान का पूरा ज्ञान है। ये बहुत ज्ञानी प्रवक्ता माने जाते हैं और बड़ी तर्कों के साथ अपनी बात को वो रखते हैं। अभी हाल में ही उन्होंने एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर बहस के दौरान भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। उन्होंने पंडित नेहरू की व्याख्या की कि पंडित नेहरू शराब पीते थे, मांस खाते थे, सिगरेट पीते थे और जो वो कह सकते थे इसके आगे उन्होंने कहा, और वो ऐसे कह रहे थे जैसे किसी युद्ध में अपने कौशल का परिचय दे रहे हों। कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। यूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आरएसएस के प्रवक्ता पंडित नेहरू के बारे में क्या नहीं कहते ये बात होना चाहिए, क्या कहते हैं ये बात, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सार्वजनिक बहस में थोड़ा सा एक अलग बात हो जाती है और अनौपचारिक बातचीत में तो जो वो कहते हैं तो उसकी तो आप कभी सार्वजनिक रूप से उसकी बातचीत भी नहीं कर सकते, उसको कह भी नहीं सकते। इसी बहस के दौरान कांग्रेस के जो समर्थक प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि अटल जी के बारे में भी आप कह लें, उनके बारे में भी इसी तरह विचार व्यक्त कर दें आप कि वो भी अमूमन जाहिर है कि अपना जो उनका भोजन सेवन है वो करते थे, ये जग जाहिर बात है। तो उन्होंने कहा कि हम अटल जी को पंडित नहीं लगाते हैं आगे। कांग्रेसी पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित कमलापति त्रिपाठी। तो मुझे लगा कि शायद ये कोई ज्ञान की कमी रह गई हो या उन्होंने इस पर आवेग में आके अध्ययन न किया हो। तो मैं उन्हें बता दूं कि उनके जो राजनीतिक गुरु हैं राजनाथ सिंह, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत छोटी उम्र में सुधांशु त्रिवेदी को अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया था। यहां से सुधांशु त्रिवेदी जी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। राजनाथ सिंह जी जितने भी भाषण बोलते हैं या भाषण देते हैं उसमें जब अटल जी के नाम का उल्लेख करते हैं तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ही लगाते हैं वो। इसी तरह जो भारतीय जनता पार्टी के एकात्मवाद के जो जनक माने जाते हैं देश में, दीनदयाल उपाध्याय, उनके आगे भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय लगता है। और कई मौकों पर श्यामाचरण मुखर्जी के आगे भी पंडित श्यामाचरण मुखर्जी लगता है। और ये जाहिर है, सार्वजनिक है। उनकी आपत्ति थी कि पंडित आगे क्यों लगाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के। इस पर उन्होंने इतना बयान और इतनी व्याख्याएं की थी पंडित नेहरू के बारे में कि इससे आगे की व्याख्या शायद अब हो नहीं सकती।
जो किसी ऐसे स्थान पर जिसे अच्छा नहीं माना जाता, उस पर भाषा का जितना स्तर गिरा हुआ होता है उससे गिरा स्तर नहीं हो सकता जो वो पंडित नेहरू के बारे में कह गए। चूंकि उनको ये भान है कि मैं इतना विद्वान हूं कि मैं जो कहता हूं वही ब्रह्म वाक्य है और ध्रुव सत्य है। इसी तरह वो उनका एक कला और साहित्य पर ज्ञान है कि काफी दिनों से, लगभग 10 साल से वो ये बहसों में कहते आ रहे हैं कि भारत के हिंदुत्व का प्रभाव मुस्लिम फिल्मी कलाकारों पर ये रहा कि वो अपना नाम बदल कर काम करते रहे। फिल्मी दुनिया में अच्छे नाम गिना देते हैं, मीना कुमारी, दिलीप कुमार, इस तरह से वो कई नाम गिना देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि फिल्मी दुनिया में जो नाम रखे जाते हैं वो एक आकर्षण और ग्लैमर के कारण रखे जाते हैं, कि नाम ऐसा हो कि उसमें ग्लैमर लगे, कोई आकर्षण हो। उन्हें ये नहीं पता कि कितने हिंदू कलाकार हैं फिल्मी दुनिया में जिन्होंने अपने नाम को बदला, चाहे वो राजकुमार हो, चाहे वो सुनील दत्त हो, चाहे वो शक्ति कपूर हो, चाहे वो राजेश खन्ना हो। अनगिनत फिल्मी कलाकारों ने जो हिंदू थे हैं उन्होंने अपना नाम बदला। तो ये जो थ्योरी वो देते हैं ये कितनी निम्न स्तर की है, लेकिन बस इतना सा है कि जो उनके साथ और पार्टियों के प्रवक्ता और विश्लेषक बैठते हैं वो शायद उनका अध्ययन नहीं होता, और इसीलिए सुधांशु त्रिवेदी आगे चले जाते हैं। अगर और पार्टियों के प्रवक्ता और जो विश्लेषक बैठते हैं अगर वो अध्ययन करें तो इस बात को वो पहली बहस में ही खत्म कर दें और उनके ज्ञान का जो आवरण है वो वही उतार दें, लेकिन वो कर नहीं पाते बेचारे, क्योंकि उनका अध्ययन नहीं होता। इसी तरह और भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो गांधी और नेहरू परिवार के भाषाई चरित्र कोई कोताही नहीं बरतते और अंतिम सिरे तक, जिसका सिरा ही आत्मगिरी में खत्म हो जाए और वहां तक वो पहुंचते हैं। एक अवधारणा बनी है कि जब तक हम चुनाव जीतते हैं तब तक हमारी भाषा, हमारा चरित्र और हमारा काम सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है, और यही जो चुनावी जीत है ये हमें स्वतंत्रता देती है कि हम, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो व्यक्ति का चरित्र हो, और चाहे वो उसका परिवेश हो, हम कुछ भी कह सकते हैं, हम किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं और इस पर हमारा सर्वाधिकार सुरक्षित है। ठीक है, आप अपनी बात रखते हैं, ये आपका स्तर है, आपका ज्ञान है, और आप चुनाव भी जीतते हैं और ये आपको और बढ़ावा देता है, आपका और उत्साहवर्धन करता है। लेकिन क्या ये भाषाई चरित्र जो देश का है और जो देश की संस्कृति है और देश की जो सामाजिकता है, क्या ये वहां भी स्वीकार है? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब मैं आ जाता हूं, समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी। उनके हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ करीब करीब 1000 से ऊपर वीडियो और पोस्ट होंगी, जिसमें वो उन्हें इतना ज्ञानवर्धन करते हैं कि राजकुमार भाटी से ज्यादा जानकारी तो वो किसी के पास है ही नहीं। और इसी तारतम्य में उनके प्रदेश, क्षमा करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनका
ये कहकर उत्साहवर्धन किया था कि बीजेपी की 100 प्रवक्ताओं में हमारा एक प्रवक्ता भारी है। वो 1000 भी कहा होगा, क्योंकि वो सीधा कह देते कि सब पर भारी है। लेकिन हिंदू धर्म के देवी देवताओं, हिंदू धर्म के ग्रंथों पर और ब्राह्मणों पर उन्होंने ये जरूर कहना पड़ेगा कि हजारों पीएचडी कर रखी है। इतना ज्यादा ज्ञान है उनके पास। और साथ ही वो अपने गौरव को, जो उनका, जिस समाज से वो आते हैं और उसका गौरव का, उसके उसके राज करने का, जो समाज ने राज किया देश पर जहां जहां, वहां पर उसका भी उन्हें बहुत ज्ञान है। और वो आरोप लगाते हैं कि हिंदू धर्म के कारण, ब्राह्मणों के कारण हमारे समाज का, अन्य समाज का उत्थान नहीं हो पाया। ठीक है, उनकी अपनी राय है, वो देश स्वतंत्र देश में कह सकते हैं, उन्हें कहने की आजादी मिली हुई है। और इसका अब तो देखता हूं कि कोई विरोध भी नहीं होता। जो भी विरोध होता है वो कमेंटों में होता है, जो उनकी पोस्ट होती है वहीं पर उनका समर्थन भी होता है, और शायद उन्हें ये समर्थन और प्रेरित करता है ऐसा करने के लिए। लेकिन राजकुमार भाटी भूल जाते हैं कि जो वो कर रहे हैं, ये उनके लाइक, कमेंट, उनके श्रोता बढ़ सकते हैं, उन्हें फायदा दे सकते हैं, पार्टी के अध्यक्ष की नजर में वो बहुत ऊंचे हो सकते हैं। लेकिन उनकी पार्टी का क्या हाल होगा, इस बारे में उन्हें जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि आप असमंजस में रहकर राजनीति नहीं कर सकते। उन्हें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आगामी जो उत्तर प्रदेश तक उनकी पार्टी सिमटी हुई है, और जहां पर धर्म और जाति सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है चुनाव नतीजों का, उन्हें इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वो उनके नेता के लिए और उनकी पार्टी के लिए और उनके लिए कितना लाभकारी होगा और कितना नुकसानदायक होगा, इसका अध्ययन उन्हें जरूर कर लेना चाहिए। इसी तरह से एक नए नवेले नेता हैं जो नए नए कांग्रेस में आए हैं, फूल सिंह बरैया। ये बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और पहली बार 1998 में विधायक बने। और विधायक बनने के बाद इन्होंने पार्टी के लिए क्या किया कि पार्टी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, और कितनी सम्मान से दिखाया उन्हें खुद पता होगा। और उसके बाद उन्होंने अपना दल बनाया, समानता दल। फिर वो रामविलास पासवान की पार्टी में गए, फिर उन्होंने एक नया दल बनाया, और ले दे के फिर वो आखिरी में कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि वो कांग्रेस में आए और एक चुनाव हारे। जब उपचुनाव हुए सिंधिया जी की बगावत की वजह से, तो उपचुनाव में उन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। और उसके बाद जब आम चुनाव हुए 2023 के, तो वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत गए। उनकी राजनीतिक जीवन का फलसफा इतना ही है कि उन्होंने जहां भी खड़े हुए हैं और जहां भी बोला है, तो सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ आग ही उगली है, हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ आग ही उगली है, और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आग ही उगली है। और उनका स्पष्ट कहना है कि वो हिंदू धर्म पर विश्वास नहीं रखते, नाम हिंदू धर्म का रखते हैं, समाज में हिंदू धर्म के हिसाब से जाने जाते हैं कि जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं रखते, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उन्होंने जब भी उगला है तो आग ही उगली है, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और अगर सही मायने में कहा जाए तो कांग्रेस जैसी
वैचारिक पार्टी के लिए, सर्वधर्म समभाव, सर्वजाति समभाव, समन्वयकारी पार्टी के लिए वो कांग्रेस के माकूल नहीं है, और कांग्रेस पार्टी में शायद ऐसे नेताओं का स्थान भी नहीं है। लेकिन जो स्थानीय स्तर के या प्रदेश स्तर के नेता होते हैं वो अपने स्वार्थ लाभ के लिए ऐसे तत्वों को पार्टी के अंदर शामिल करते हैं, चाहे इससे पार्टी का या समाज का कितना भी नुकसान हो जाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बयानों के बहुत सरताज हैं और आजकल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ गलबाहियां कर रहे हैं, उन्हीं के साथ देखे जाते हैं, रहते हैं, और प्रेस वार्ता में उन्हीं के साथ बैठते हैं बगल में, और दिग्विजय सिंह के काफी करीबी बने हुए हैं। और अभी भी उन्होंने एक बयान दिया कि हालांकि मैं कहना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत असभ्य बयान है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात को बदल के कह देता हूं कि जो पिछड़े और दलित कुचले वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं और जो छोटी बच्चियां हैं, उन पर अत्याचार करके एक वर्ग बहुत गौरवान्वित महसूस होता है, अपने आप को बहुत ही गौरवमयी महसूस करता है, और उससे उसे बड़ा पुण्य लाभ होता है। ये न केवल उस समाज की महिला का अपमान है, बहन बेटियों का, माताओं का अपमान है, बल्कि सारी महिलाओं बहन बेटियों का अपमान है। ये जो उनका बयान है किसी भी सभ्य समाज में किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता, न स्वीकार है। और अगर उसकी कांग्रेस जैसी पार्टी अगर इसको सहन करती है और इसको या फिर उसे बड़ी उदासीनता से लेती है, तो कांग्रेस के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस क्या करेगी ये उसका निर्णय होगा, वो जाने। लेकिन ये एक सभ्य समाज के लिए दिया गया बयान किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है। अब कांग्रेस इसे स्वीकार करती है, ये उसके नेता फैसला लेंगे, पार्टी फैसला लेगी। मेरा यही कहना है आखिरी में कि हम आज सारी राजनीति बयानों से, और वो बयान भी जो किसी धर्म, समाज, जाति, पंथ, व्यक्ति के चरित्र के ऊपर उठाए जा रहे हैं, और बहुत बड़ा वर्ग इसका समर्थक है, इससे ही खुश है वो। हम तो पहले देखते थे, सभी देखते थे कि पहले बहस और बयान देश की उन्नति के लिए, देश की समस्याओं के लिए, देश की परेशानियों के लिए उठाए जाते थे, दिए जाते थे। कितनी परेशानी है देश में, कितनी समस्याएं हैं देश में, उनको दरकिनार करके और इस तरह के बयान, इस तरह का चरित्र हनन, इस तरह की चरित्र हत्या, दुर्दांत तरीके से व्यक्ति की चरित्र हत्या हमें किस दिशा की ओर ले जा रही है? क्या ये हमारे देश की संस्कृति है? ये परिवेश है हमारा? जो शब्द कहने में किसी की हिम्मत नहीं होती थी, वो शब्द सार्वजनिक रूप से कहे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, लाइक कमेंट आ रहे हैं। क्या ये हमारी संस्कृति, ये हमारा चरित्र है? हम कहां पहुंच रहे हैं? हमें इस पर विचार करना चाहिए। चुनावी जीत किसी के चरित्र का पैमाना, किसी विकास की गहराई नहीं हो सकता। ये विकास के पैमाने, चुनावी जीत को विकास का पैमाना नहीं माना जा सकता। चुनाव तो बहुत छोटे समय में, 24 घंटे, 48 घंटे में बहुत से कारणों से जीते जा सकते हैं, वो जीते जाते हैं, गए हैं। लेकिन ये देश के संस्कृति और चरित्र का प्रतिबिंब नहीं है। चुनावी जीत देश के चरित्र का प्रतिबिंब नहीं है। ये हमें सबको एक बार स्वीकार जरूर करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, ताकि हम इस तरह से प्रोग्राम आपको और दिखाते रहें। धन्यवाद।